अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रुकने पंजाब असम्बली की इस वक्त बोली क्या लग रही है, रेट क्या है भाई? ये 25 करोड़ है, 35 करोड़ है, 40 करोड़ है या 50 करोड़ है या दरअसल कुछ और है? और किस किस को दरअसल बोली पहुंचाई गई है, किस किस का रेट लगाया गया है और क्या जवाब मिला है? आज के प्रोग्राम में हम आपको ये डिस्कस करेंगे और फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि जनाब ये पीटीआई वाले का बस चले ना तो राना सनाउल्लाह को तो ये फांसी लगा दें आज शाम से पहले या सुबह से पहले। इनका बस नहीं चल रहा। अलबत्ता वो एक मुहिम सी तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी एक बेंच तश्कील दे दिया और उनसे फिर मज़ीद चीज़ें भी मांग रही है। बड़ी दिलचस्प कार्रवाई है सुप्रीम कोर्ट की, ये आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। जैसे कि मैंने आपसे प्रोग्राम के शुरू में अर्ज़ की थी कि जनाब बड़ी बोलियां लग रही हैं, रेट लग रहे हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि 22 तारीख को अदालत के हुक्म पर वज़ीर पंजाब का रन ऑफ इलेक्शन होना है। दो उम्मीदवार सामने, हमजा शहबाज शरीफ और चौधरी परवेज़ लाई। इस वक्त जो बज़ाहिर फिगर है वो ज़िमनी इंतखाबात के बाद वो चौधरी परवेज़ लाई के हक़ में झुका हुआ है और कहा जाता है कि अब तक उनको 188 अरकान की हमायत हासिल है, जबकि हमजा शहबाज शरीफ का जो फिगर है वो 180 अरकान का ज़ाहिर किया जा रहा है। अच्छा, अब फ्रीकैन ने अपने अपने जो अरकान असम्बली हैं उनको महफूज करना शुरू कर दिया और होटलों में पहुंचाना शुरू कर दिया। चौधरी परवेज़ लाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन लोगों ने भी एक होटल में बुकिंग की हुई है, 188 कमरे भी वहाँ पर बुक किए हुए हैं और कल कोई वहाँ पर इजलास भी हुआ था, आज सुबह भी हुआ था। लेकिन जो हमारे ज़राए का कहना, उनका तो ये कहना है कि शायद उनके पास उन्होंने कोई 182 या 83 इतने लोगों होने का दावा किया है वहाँ पर, लेकिन हमारे ज़राए का ये कहना है कि ये वैसे भी ज़ुबानी कलामी बात है, अभी बंदे उनके सारे पहुँचे नहीं हैं और वो कोई 100 के कुछ ऊपर लोग वहाँ पर इस वक्त तक मौजूद हैं। अच्छा, अब ये सारा मामला चल क्या रहा है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात शुरू हो गए हैं। अब ज़रा थोड़ा सा हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि इल्ज़ामात कौन से हैं और हक़ाइक़ कौन से हैं, ये फिर आप फैसला खुद कर लीजिएगा। आपके सामने चीज़ें रखते हैं। ये बोली वाली बात पे आते हैं कि रेट कितना लग रहा है। जनाब एक बात की है फवाद चौधरी साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने आज मीडिया टॉक की और उसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया जी 35 करोड़ रुपया अरकान असम्बली का रेट लगाया जा रहा है। वेरी गुड, फवाद चौधरी साहब मतलब वज़ीर इत्तलात ने, बंदा कहता है यार बात तो वो ठीक कर रहे होंगे। अच्छा, फिर जनाब फयाज़ुल हसन चौहान साहब का एक बयान आ गया, उन्होंने कहा कि नहीं जनाब 40 करोड़ रुपए की बोली लग रही है। फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद का एक बयान आ गया, मीडिया टॉक आ गया, उन्होंने कहा जी 25 से 50 करोड़ की बोली लग रही है। और फिर खुद इमरान खान साहब, वो आपको पता है ना, वो तो फिर रकम का हिसाब तो रखते ही नहीं ना, बस सीधे कहते हैं, वो तो 50,000 करोड़ भी कह सकते हैं। बहरहाल बड़ी मेहरबानी उन्होंने की, उन्होंने 50 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम आयद किया कि जी 50 करोड़ की बोली लग रही है। अच्छा, अब ये जितनी बातें हैं इनका कोई सर पैर नहीं है, यानी कि ये इमरान खान साहब, फयाज़ुल हसन चौहान साहब, फवाद चौधरी साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, ये बिल्कुल नहीं अभी तक उन्होंने बताया कि किस रुकने असम्बली को बोली लगाई गई है, कितनी लगाई गई है एग्जैक्टली और किसने लगाई है। यानी कि वो ना तो कोई चेन बता रहे हैं ना कुछ बता रहे हैं, बस वो ज़बानी कह रहे हैं कि वो मंडियाँ लगी हुई हैं जी, मंडियाँ लगी हुई हैं, इतने करोड़ की बोली लगी, 35 करोड़ की लगी जी, 25 करोड़ की लगी जी, 40 करोड़ की लगी जी, इतने पक गए। लेकिन अभी तक इसका कोई सबूत या कोई कम से कम तफसीलात शेयर नहीं की गई। अच्छा, अब हम दूसरी तरफ आते हैं। आपको याद होगा कि जब तहरीक अदम एतमाद हुई थी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और अरकान असम्बली जो हैं वो सिंध हाउस चले गए थे, तो उस वक्त भी इमरान खान साहब ये कहते रहे कि खुलेआम बोलियां लग रही हैं, खुलेआम बोलियां लग रही हैं, लेकिन मंडियां लगी हुई हैं, मगर कोई सबूत इस हवाले से कोई नहीं पेश किया गया। अब अगर बंदा ये कहे जी इस किस्म के कामों के सबूत नहीं होते तो अमूमी तौर पर ये बात ठीक है, लेकिन इतनी भी मुश्किल बात नहीं होती। कोई 10-20 केसों में से 1-2 की चीज़ें सामने आई जाती हैं और कुछ आई भी हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, फिर एक इल्ज़ाम आया कि जनाब ये रहीम यार खान के हल्का PP 257 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असम्बली थे, बल्कि हैं अभी, उन्होंने वो मौजूद तो हैं अभी इस वक्त तक असम्बली में, चौधरी मसूद चीमा, उनके बारे में फवाद चौधरी साहब ने दावा किया कि जी वो मुबैना तौर पे 40 करोड़ रुपये उनको देकर तुर्की भेज दिया गया है। अब फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से कोई बात नहीं की, उनको 40 करोड़ रुपये किसने दिए, वो किस चैनल से पहुँचे, किसने उनको भिजवाया, ये इस मामले में जो है वो रावी खामोश है। बहरहाल फिर सोशल मीडिया पे यही खबर नहीं 25 करोड़ के हवाले से गर्दिश करी है। तो दोस्तों मैं तो इस नतीजे में पहुंचा हूँ, ये जनाब 25 करोड़ दे के तुर्की भेज दिया है, 40 करोड़ दे के तुर्की भेज दिया है, 25 करोड़ से 50 करोड़ की बोली लग रही है या 35 करोड़ की लग रही है, 40 की लग रही है, 50 की लग रही है, और ये सारी चूँकि एक सॉलिड बात है नहीं किसी के पास, तो इसलिए जिसका जो दिल चाह रहा है वो बस इल्ज़ाम ही लगाना ना जी। कौन सा इस मुल्क में किसी ने पूछना है कि आपने झूठा इल्ज़ाम लगाया था और आपका कुछ बिगड़ जाएगा? सो लगाई जो इल्ज़ाम,
तो अभी तक इसमें कोई सॉलिड चीज़ सामने आई। सॉलिड चीज़ें जो सामने आई हैं वो 2-3 आई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। एक तो सॉलिड चीज़ सामने आई है जनाब के ये इलियास चनोटी साहब जो रुकने सूबाई असम्बली हैं पंजाब के मुस्लिम लीग नून के, वो हज पे गए हुए थे और उन्होंने हज से वापस आए तो उन्होंने ये बताया अपनी पार्टी को कि जनाब, बल्कि उन्होंने वहीं से आगाह कर दिया कि जी मुझे जहाँ पे मेरे पास बंदे आए थे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भिजवाए थे और उन्होंने 10 करोड़ रुपए जो है वो लेकर आए थे। उन्होंने मुझे देने की कोशिश की कि जी आप ले लें, लेकिन उन्होंने कहा कि जी मैंने उससे इनकार कर दिया। और उन्होंने ये भी बताया कि 10 करोड़ रुपया मुझे ऑफ़र थी और 2 करोड़ रुपया जो ऑफ़र मेरे पास लेकर आए थे उनके लिए था, यानी कि टोटल 12 करोड़ रुपये की बात थी। अच्छा, ये इस बात का जो ऐलान जो है वो अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि जी हमारे रुकने असेंबली को हज के दौरान भी माफ़ नहीं किया गया। हज जैसे मतलब मुकद्दस फरीज़े की अदायगी कर गए थे, उनके वतन वापसी का इंतजार भी नहीं किया और बंदे उधर पीछे भेज दिए गए कि जी, और वो पैसे 10 करोड़ और प्लस 10+2 यानी कि 10 करोड़ रुपया MPA साहब को और 2 करोड़ रुपये ले जाने वाले का कमीशन। अच्छा, ये बात हुई। फिर जब इलियास चनोटी साहब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो लाजिम बात है साफ़ी भी वहाँ पर पहुँच गए। जब उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि जनाब बिल्कुल मेरे पास चौधरी परवेज़ इलाही और मोहनिस इलाही ने बंदे भेजे थे और ये तफसील थी रकम की 10 करोड़ की। उन्होंने बताया कि ऑफ़र थी और 2 करोड़ रुपया उसका, ये उन्होंने एयरपोर्ट पे आके खुद बताया 2 करोड़ वाली बात। बाकी जो अता तारड़ साहब ने सिर्फ 10 करोड़ वाली बात की थी। अच्छा, ये एक चीज़ है कि जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये एक सामने ये चीज़ है वो बताया भी जा रहा है किसने भेजे थे, कौन बंदे आए थे पैसे लेकर और कितनी कितनी तकसीम थी। इसमें कुछ जान बज़ाहिर लगती है। अब मैं हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकता, पर एक वो हुस्न ज़ान भी रखना चाहिए कि एक बंदा जो हज से सीधा एयरपोर्ट पे लैंड कर रहा है तो वो इतनी जल्दी तो बंदा झूठ नहीं बोलता। तो बहरहाल फिर दूसरी अता तारड़ साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने एक और MPA का बताया। उन्होंने कहा कि फैसलाबाद की एक खातून MPA हैं जो कि बुज़ुर्ग हैं और इन दिनों अलील हैं, बीमार हैं। उनके घर में जो है वो बंदे रकम लेकर गए हैं और वो जो उनके दामाद हैं उन खातून के MPA के, उनका नाम है जी कर्नल जाहिद। उन्होंने फिर टका के इज़्ज़त अफजाई की, जो पैसे लेकर आए थे और उनको वहाँ से भगा दिया। अब ये एक मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि किसी हद तक कुछ सॉलिड चीज़ बताई गई है कि उस रुकने असेंबली की निशानदेही भी की गई है जिसको ऑफ़र की गई है और जिसके घर बंदे गए हैं और फिर उन बंदों से की उनके दामाद से बात की और उनके दामाद ने उनको घर से निकाला। तो ये कुछ चीज़ हम कह सकते हैं कि एक कम अज़ कम एक स्टोरी ज़रूर मौजूद है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आगे इमारत खड़ी हो सकती है। तो ये जो 2 वाक़यात हैं ये हम कह सकते हैं कि इनमें कुछ जान है। अच्छा, अब एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो PTI इल्ज़ाम लगा रही है कि जनाब ये रहीम जार खान से मसूद चीमा साहब जो है PTI ने कह रही है कि जी उनको 40 करोड़ रुपये दे के तुर्की भिजवा दिया। वो तुर्की तो गए होंगे, लेकिन अता तारड़ साहब ने उनका 22 अप्रैल का एक तहरीर करदा इस्तीफ़ा जो है वो मीडिया के सामने पेश किया। उन्होंने कहा जनाब उन्होंने 22 तारीख से इमरान खान साहब के से इख्तलाफात करते हुए, उनके फ़ैसलों से इख्तलाफ करते हुए उन्होंने इस्तीफ़ा 22 तारीख का दिया हुआ। आज का नहीं दिया और वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से तुर्की गए, उनकी अपनी पार्टी से बन नहीं रही, उनको ना हमने किसी ने पैसे दिए और ना ही वहाँ पर गए। अच्छा, अब मामला ये है कि पैसे जो हैं वो देगा कौन। अब मेरा भी एक तजर्बा है ना, हम भी इसी मतलब पिंडी इस्लामाबाद में भी एक तवील अरसे से कवरेज कर रहे हैं बतौर रिपोर्टर। 29-30 साल तो मुझे होने वाले हैं अब। तो मेरा जहाँ तक जाती ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून जो है ना वो पैसे देने के मामले में बड़ी खसीस है। अब पैसे अगर कोई दे सकता है मतलब इस साइड से जो इस वक्त हुकूमत है या हुकूमती ताद है, तो वो आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में ये कहा जाता है कि शायद उन्होंने पैसे दिए हों। लेकिन बात यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब हमजा शहबाज के पीछे जो जिस तरह रेट बताया जा रहा है कि इतने करोड़ रुपए, तो वो 2-4 अरब या 5 अरब या 10 अरब रुपए की कुर्बानी वो अपने बेटे के लिए तो देंगे, हमजा शहबाज के लिए क्यों देंगे? मतलब कोई लॉजिक नहीं बनती। सियासी ताद एक अपनी जगह पे, लेकिन वो अगर शहबाज शरीफ हम ये कहें कि जी वो अपने बेटे को वज़ीर आला बनाने के लिए पैसे देगा तो बात समझ में आती है। नवाज शरीफ साहब के बारे में कहेंगे जी अगर वो पैसे देंगे तो बात समझ में आती है कि वो उनका भतीजा है। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब हमजा शहबाज शरीफ को पंजाब की हुकूमत बचाने के लिए पैसे देंगे, उनके लिए बंदे खरीदेंगे, तो ये कोई बात कोई इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। खैर आगे बढ़ते हैं। अब मुस्लिम लीग नून का मैंने आपसे अर्ज़ किया कि वो पैसे देगा, और नवाज शरीफ साहब जो शहबाज शरीफ साहब ये मुस्लिम लीग नून की जो दिगर की आदत है, ATM शेटीएम तो उनके पास हैं कोई नहीं, तो पैसे किसने देने हैं? वैसे खुद तो वो अपने पैसे इलेक्शन लड़ने के लिए निकाल लेते हैं, यही बड़ी बात है। खरीदो फरोख्त के लिए उनके पास पैसे मुझे तो नहीं लगता कि उनके पास हैं। अच्छा, अब ये बात ये है कि जी ये जो बंदे तोड़ने की जिम्मेदारी है ना, मैंने आपसे कल के प्रोग्राम में अर्ज़ की थी कि जी वो PTI ने उनको लगाया था शाह महमूद कुरैशी साहब को और फवाद चौधरी साहब को और एक वो जो नसरुल्लाह दरिशक साहब हैं उनको, और एक साहब और हैं गालिबन परवेज़ खटक साहब, उनको लगाया था मुस्लिम लीग नून के बंदे तोड़ने के लिए, MPS तोड़ने के लिए। और इन्होंने जो है वो मुस्लिम लीग नून वालों ने PTI के बंदे तोड़ने के लिए ड्यूटियाँ लगाई थी, राना सनाउल्लाह की, अता तारड़ की
और मेरा ख्याल है एक आध और बंदा था, लेकिन मेन यही दो लोग थे। अच्छा, अब इन पे जनाब पीटीआई वाले इस वक्त बड़े गुस्से में हैं, उनका बस नहीं चल रहा कि इनका कुछ बिगाड़ दें या इनको। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने गालबन की, और बहरहाल जिसने भी की, उन्होंने कहा कि जनाब इन तीनों को तो फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। अब ये मुझे याद नहीं कि यास्मीन राशिद साहब ने की थी या फवाद चौधरी साहब ने, इन दोनों में से किसी एक ने ये बात की कि जी राना सनाउल्लाह, अता तारड़ और आसिफ सत्तारी को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा। ओ भाई, आपके इल्ज़ाम पे गिरफ्तार कर लेंगे, इस तरह तो नहीं होता। तो आप साबित करें उनके खिलाफ कुछ जुर्म तो ज़रूर गिरफ्तार करवा लें उनको। लेकिन वो चूँकि आजकल आपको पता है कि अदालतों के दिल में इमरान खान साहब और उनकी पार्टी की बड़ी मोहब्बत जागी हुई है, तो वो एक महूम सी जो है वो तौहीन अदालत, वो मैं महूम सी तौहीन अदालत किस तरह कह रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। वो एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त जनाब फैसल चौधरी एडवोकेट साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट में दायर की, और वो दरख्वास्त जनाब फौरी तौर पर लग गई। और ये जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर की जो पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच बन गया। जस्टिस एजाजुल हसन चूँकि सीनियर हैं तो वो उसकी सरबराही कर रहे हैं, और उसकी इब्तदाई समाअत हुई। अभी वो बाकायदा समाअत के लिए मौजूद हुई, इब्तदाई समाअत हुई। इब्तदाई समाअत में फैसल चौधरी साहब जो वकील थे वो पेश हो गए, अचानक बाबर रहमान साहब आके पेश हो गए। जब बाबर रहमान साहब आके पेश हो गए तो जस्टिस एजाजुल हसन जो बेंच के सरबराह, उन्होंने बाबर रहमान से पूछा कि जनाब तुसी किथे, आप किधर आ गए बाबर साहब, आपका तो नाम ही काज लिस्ट में नहीं, आप तो किसी फरीक की तरफ से वकील नहीं है, तो आप इस केस में क्यों पेश हो रहे हैं। तो फिर बाबर साहब ने कहा कि जी ये जो मेन केस था, मरकजी केस जिसमें ऑर्डर हुआ था और उस ऑर्डर की तौहीन हुई है, सब्तान खान का मैं वकील था, तो मैं उस कैपेसिटी में पेश हुआ था। अदालत ने कहा जी सो बिस्मिल्लाह, आओ जनाब दलाइल दो। तो फिर अदालत ने यह कहा कि जनाब ज़मीनी इलेक्शन तो हो गया, अब आपका मुद्दा क्या, अब आप क्या चाहते हैं। तो बाबर रहमान साहब ने कहा कि जनाब ये तौहीन अदालत हुई है, और राना सनाउल्लाह ने जो है वो मीडिया टॉक के दौरान या प्रेस से गुफ्तगू के दौरान हमारे अरकान असम्बली को गायब करने की धमकी दी। अब अदालत ने कहा अच्छा जनाब, तो कोई इस सिलसिले में कोई आप डॉक्यूमेंट्स लाए? उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट्स तो हम कोई नहीं लेकर आए। तो उन्होंने फिर अदालत ने यह हुक्म दिया कि जनाब आप इस तरह करें कि आप इसके मुतल्लिका दस्तावेज़ात अदालत में पेश करें। खैर उसके बाद हमें ये इत्तला मिली कि कुछ दस्तावेज़ात उन्होंने अदालत में पेश की हैं कि जी एक उन्होंने कुछ अखबारात के तराशे पेश किए हैं। 18 तारीख को ये मीडिया से गुफ्तगू की थी राना सनाउल्लाह साहब ने, उन्होंने उसकी जो है वो अखबारात के तराशे पेश किया 19 तारीख के। और फिर उस जिस मीडिया टॉक में राना साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने ऐसी बात की थी, उसकी जो है वो USB के ज़रिए वीडियो पेश की गई, और उसका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो लिखा हुआ कि क्या गुफ्तगू पेश हुई। अच्छा, यहाँ पर जो है वो अल्फाज का सारा हेर फेर है। अब राना सनाउल्लाह साहब खुद भी वकील हैं, इतना बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो वज़ीर दाखिला होकर वो मीडिया पर आके लोगों को धमकाना शुरू करता है कि मैं थोड़े बंदे चुक के ले जाऊँगा। इस तरह की बात तो नहीं होती। तो वो जब मैंने भी उसको दोबारा सुना और राना साहब की इस टॉक को, तो उसमें राना साहब ये कहते थे कि जी अक्सरियत तो हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर PTI के 5-6 लोग जो नहीं है वो गायब हो जाते हैं तो फिर वो अक्सरियत उनकी भी नहीं रहती। उनका जी गायब होने से आपकी क्या मुराद है? उनका जी वो अपनी मर्ज़ी से भी इधर उधर हो सकते हैं, उनके ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं है। अच्छा, अब इसको एक धमकी कहना, ये मतलब मुझे नहीं समझ में आती कि ये अल्फाज जो मैंने आपको बताएं एग्जैक्टली तकरीबन यही अल्फाज हैं। उन्होंने कहा कि अपनी मर्ज़ी से भी लोग इधर उधर हो सकते हैं। मतलब पहले भी तो अपनी मर्ज़ी से हुए थे ना, जब ये 25 लोग जो हैं वो डीसीट हुए थे। अब इस तौहीन अदालत को साबित करना बड़ा मुश्किल काम है कि ये कैसे तौहीन अदालत हुई है। उन्होंने तो कहा कि अपनी मर्जी से भी कोई बंदे इधर उधर हो सकते हैं, तो ये इसमें धमकी वाला एलिमेंट है नहीं कि अदालत ने कहा था कि जी आप इंटरफेयर नहीं करेंगे और आप धमकियाँ दे रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई एलिमेंट है, लेकिन अगर बेंच बन गया है और फिर अदालत ने वो उनसे ट्रांसक्रिप्ट भी मांग लिया है, तो बहरहाल एक जो है वो लाइन में लगी है PTI एक नई पिटिशन। क्योंकि आजकल PTI को भी अदालतों में बड़ा प्यार हो रहा है, लाहौर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब अदालतों पे आजकल बड़ा प्यार हो रहा है, और फरमाइशें भी उनकी पूरी हो रही है। जब वो किसी ना किसी के लाडले तो है ना। अब ये तो एक जुमला मोतरज़ा बन जाएगा तो हम बड़े डरते हैं, ज़रा छोटा मुँह बड़ी बात है। लेकिन बहरहाल इस वक्त सिचुएशन ये है कि जी इनका बस नहीं चल रहा कि इनको आगे पीछे कर दें। अब ये परसों जो है वो इलेक्शन होना है, यानी कि 22 तारीख को, और उसके जब जिस दिन ये इलेक्शन होगा उस दिन पता चलेगा जनाब कौन कितने पानी में और ये कैसे सारे आगे मामला चलने वाले। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।